सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो सबसे पहले मैं एक रिजिड बॉडी कंसिडर कर लेता हूं बेटा। ये मान लो एक रिजिड बॉडी है, जो ये बॉडी रोटेट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। और इस बॉडी के अपने अपने एलिमेंट्स होंगे, ठीक। मान लो अलग अलग जगह पर अलग अलग एलिमेंट है। मान लो यहाँ पे कोई एक मास है, ये रिजिड बॉडी पे कोई एक पॉइंट मास हमने m1 कंसिडर कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर मैंने कोई एक पॉइंट मास m2 कंसिडर कर लिया, ठीक है। एंड सिमिलरली उसी इंस्टेंस पे यहाँ पर कोई एक पॉइंट मास मैंने m3 कंसिडर कर लिया। मैं 3 मासेस को कंसिडर कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि आप 3 मासेस को ही कंसिडर करो, आप ऐसे बहुत सारे n मासेस को कंसिडर करके भी इसके मोशन को प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हो। मान लो ये जो रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल अपने अपने पोजीशन पे रोटेट कर रहा होगा। मान लो दिस पॉइंट P इज द पॉइंट अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटिंग, से दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन। सबको ये बात मैंने आप सबको बहुत बार सिखाई हुई है और आप भी अब तक सीख चुके होंगे कि जब भी कोई बॉडी रोटेट करेगी तो हमें सबसे पहले बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन को स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब मैं हर एक बॉडी का डिस्टेंस ले लूंगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ। से P1 से इस बॉडी का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, P1 से जो इस बॉडी का डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो R1 है। इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो R2 है। एंड सिमिलरली जो इसका डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो R3 है, ठीक है। मैं R3 दोबारा बना देता हूँ, उधर साइड में जाके वो थोड़ा आपको देखने में समझ में नहीं है, ये मैं दोबारा बना दे रहा हूँ। क्लियर बात? ओके। अब जैसे ये बॉडी रोटेट करेगा, तो जैसे ये बॉडी रोटेट करेगा भाई साहब, इसकी एंगुलर वेलोसिटी, ये मैं थोड़े अलग कलर से बना दूं आपको देखने में आसानी होगी। इसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ये पहले आगे इस तरह से जाएगा, उसी मोमेंट पे ये नीचे आएगा ओमेगा के साथ, और ये m2 ऐसे जाएगा ओमेगा के साथ। देखो तो मेरी बात समझ आ रही है? तुम खुद सोच के देखो, तुम अपने हाथ में एक बुक लेके देख लो, कोई एक किसी भी शेप की रिजिड बॉडी लेके देख लो, और उसके ऊपर तुम बहुत सारे पॉइंट्स बना के देख लो, ओमेगा ओमेगा ओमेगा, और जैसे ही वो रोटेट करेगा तो ये वाली चीज ऐसे सामने जाएगी, ये ऐसे नीचे आएगी, और इस तरह से नीचे आएगी। क्या इतनी बात मेरी सबको क्लियर है? हाँ ना बोलो यार। डायग्राम कुछ देख के क्लियर है? ऐसे देखने से भी इकट्ठा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही क्लियर सा डायग्राम है, ठीक है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पूरी बॉडी का लिखना चाहूं तो वो क्या होगा? सो द rotational kinetic energy of the rotational kinetic energy of the body is equal to the sum of individual kinetic energies of individual particle। ठीक है। अगर हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो हम एक एक पार्टिकल की लिख लेंगे, तो उससे पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी अगर तुम लीनियर तरीके से सीखो, नॉर्मली अगर मैं बात करूं, तो काइनेटिक एनर्जी का बेटा आपने फॉर्मूला सीखा है ½ mv²। और अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको सिखा रखा है सर्कुलर मोशन में, जिन बच्चों ने नहीं सीखा है वो सर्कुलर मोशन की वीडियो देख के दोबारा सीख सकते हो, कि रिलेशन बिटवीन अगर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दी जाए, तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बेटा?
रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी? याद है किसी को? V इज इक्वल टू आर ओमेगा। बोलो बेटा, याद है नहीं है? V इज इक्वल टू आर ओमेगा। मेरी आवाज आ रही है भाई? यस सर। चलो गुड, मुझे लगा तुम सुन नहीं पा रहे मेरे को। तो ये रिलेशन याद है, V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। R क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड R इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, एक एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अगर पहले पार्टिकल का लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा? हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस सिमिलरली हाफ m2v2 स्क्वायर डॉट 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 हाफ mnvn स्क्वायर। अब बोलोगे सर यहाँ तो आपने v के टर्म्स में लिखा हुआ है, लीनियर के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो इसको एंगुलर के टर्म्स में कैसे लिखेंगे सर? तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमने सीख रखा है, हम v के जगह पर आर ओमेगा को सब्सटीट्यूट करके इसको एंगुलर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको एंगुलर के टर्म्स में लिखूं तो ये हो जाएगा हाफ m1, v1 के जगह पर क्या लिखोगे? उसका क्या डिस्टेंस था? r1, लेकिन बॉडी रोटेट ओमेगा से ही कर रही है, सबकी एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग नहीं है। सिमिलरली हाफ m2 r2 ओमेगा का स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ mn rn ओमेगा का स्क्वायर। बोलो ये बात क्लियर है? आप सब देख सकते हो ओमेगा यहाँ बड़ी आसानी से कॉमन निकाला जा सकता है, तो और हाफ भी कॉमन निकाला जा सकता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बनी वो हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा बेटा? अंदर बचा m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर डॉट 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 mnrn का स्क्वायर। कोई मुझे बताएगा ये m1r1 का स्क्वायर देके किसी की याद आती है? of inertia. वेरी गुड, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिमिलरली ये पूरा टर्म क्या बनेगा? दिस कंप्लीट टर्म इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर। तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया मेरे पास वो बन गया हाफ ओमेगा स्क्वायर आई इन रोटेशन। वैसे भी अगर आप कंपेरेबल टर्म में देखो तो मैंने कोई नई बात नहीं लिखी है। लीनियर में फॉर्मूला होता था हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, रोटेशन में फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू जो चीज लीनियर में मास है, रोटेशन में वो चीज क्या बनती है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो चीज लीनियर में वेलोसिटी है वही चीज एंगुलर में क्या बनती है? एंगुलर वेलोसिटी। बोलो बात पूरी तरह से क्लियर है? अब Yes, sir. एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि बॉडी रोटेशनल मोशन में भी हो और काइनेटिक मोशन में भी हो, जरूरी तो नहीं है। जैसे तुम्हारी व्हील की अगर बात करें, तुम्हारे कार के, एक्टिवा के चक्के की बात करें, व्हील की बात करें, तो वो एक टाइम पे ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन दोनों में ही होता है। तो उस तरह के मोशन में हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो मैं उसकी बात पहले टॉपिक लिख देता हूं और उसका एक डायग्राम बना के इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूं। दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन combined rotation and translational motion. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो डायग्राम देखो। मान लो पहले ये एक रिजिड बॉडी है फिर से मेरे पास, और मैं जानबूझ के किसी यूनिफॉर्म शेप को नहीं ले रहा, क्योंकि अगर मैं रिंग लूंगा, डिस्क लूंगा,
तो वो एक डिफाइंड शेप हो जाएगी और उस डिफाइंड शेप का एक डिफाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो मैं किसी भी शेप ऑफ बॉडी को ले रहा हूं। अब ये बॉडी एक ही मोमेंट पे ओमेगा वेलोसिटी के साथ रोटेट भी कर रही है एंड दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और उसी टाइम पे ये v लीनियर स्पीड के साथ आगे भी मूव कर रही है, जैसे ठीक आपके चक्के के साथ होता है, ठीक आपके कार या बाइक के व्हील के साथ होता है। वो उसी मोमेंट पे घूम भी रहा होता है और वो उसी मोमेंट पे आगे भी जा रहा होता है। अगर तुम इसको दो पार्ट में ब्रेक करके देखना चाहो तो तुम इसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करके देख सकते हो। It will be the combination of linear motion as well as the translational motion. If it is in the pure translational, प्योर ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होगा कि अगर ये बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा होगा, तो आप सबको पता है कि प्योर ट्रांसलेशनल के केस में बॉडी के हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी की लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है, ठीक है ना। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सिमिलरली दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एंड प्योर ट्रांसलेशनल के केस में जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हाफ एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ये बनेगा। दिस इज द केस ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। सिमिलरली इफ इट इज द केस ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन तो क्या होगा, सिमिलरली यही बॉडी है और ये केवल रोटेट कर रहा है एंड ओमेगा इज द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एंड ये इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है और लीनियर वेलोसिटी नहीं है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। दिस इज द केस ऑफ प्योर रोटेशन। और फिर दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा, प्योर रोटेशन। तो अगर प्योर रोटेशन होगा तो उस केस में आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखोगे बेटा, अभी आपको सिखाया है, हाफ आई स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ center of mass into omega square and omega is again my center of mass, ठीक है। और अगर बॉडी दोनों में चल रही है तो दोनों को हम इकट्ठा लिख देंगे कि इफ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन तो देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी दिस इज इक्वल टू, इट विल बी हाफ m velocity of center of mass का स्क्वायर प्लस half moment of inertia of center of mass into omega square। तो ये बनेगी फिर इसकी इक्वेशन, अगर बॉडी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन दोनों में अगर है तो। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि अगर बॉडी दोनों तरीके से मूव कर रही है तो ये कुछ हम ऐसे लिखेंगे। पूरी बात नोट डाउन कर लो, कोई भी पॉइंट नहीं क्लियर है तो पूछ लो, फिर हम इसके आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लिया बेटा? डन है। चलो अब हम लोग एक न्यू टर्म को सीखते हैं, और उस टर्म का नाम है एंगुलर मोमेंटम। उस टर्म का नाम है एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? तुम सबको पता होगा कि जब पार्टिकल लीनियर मोशन में होता है तो लीनियर मोशन में पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी है और उसका मास, इन दोनों चीजों के प्रोडक्ट को जिस टर्म से हम बताते हैं उसको हम पी कहते हैं, एंड पी स्टैंड्स फॉर मास इनटू वेलोसिटी। सिमिलरली अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो उसके
रोटेशनल मोमेंटम के मेजर को, टर्निंग इफेक्ट के मेजर को हम एंगुलर मोमेंटम से मेजर करते हैं, ठीक है। सो द एंगुलर मोमेंटम of a particle rotating about an axis is defined as the moment of linear momentum ठीक है, the moment of linear momentum of the particle, the moment of linear momentum of the particle about that axis, कि उस मोमेंट पे लीनियर मोमेंटम उसके साथ कैसे रिलेटेड होगा। ठीक जैसे ही तुमने v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा लिखा था, दैट इज लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एट दैट मोमेंट। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एट दैट मोमेंट, है ना। तो मैथमेटिकली कैसे इसको लिख सकते हैं, देखो जरा। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे बेटा? और ये स्कूल एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम into perpendicular distance from the axis of rotation। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ये होता है बेटा एल वेक्टर, लीनियर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, सॉरी एल थोड़ा ठीक से लिख देता हूं। एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो ये हो गया मेरे पास एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के बीच का रिलेशन। ठीक है, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को लिख दे रहा हूं, कई बार पूछ लेता है, आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। वो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है एम एल टी माइनस वन होता है और आर का फॉर्मूला एल होता है, तो ये क्या हो जाएगा एल इंटू एम एल टी माइनस वन तो क्या बन गया एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये बन गया इसका। ठीक है, पूरी बात क्लियर है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म को एक्सपेंड करके लिखोगे तो एल बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डिस्कस कर देता हूं इस चीज को। स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे आर पी साइन थीटा। ठीक है, अब इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री होगी, इन दोनों में से कुछ भी थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम आर पी साइन 0 या साइन 180 डिग्री। तो साइन 0 रखो तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, द एंगुलर मोमेंटम इज 0 इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन, है ना। अगर उसी पॉइंट से वो पास कर रहा है तभी थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब ये अगर कोई बॉडी है और वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और इसी के अबाउट
यहाँ से उसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये चीज जो है ये ऐसे जब रोटेट करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से आप देख सकते हो जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। दैट इज इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो एल इज इक्वल टू आर पी साइन 90, साइन 90 1 होता है तो एल आर पी दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया। अब तुम्हारे एक बोर्ड का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसको एक प्रूफ करके दिखाओ। बोर्ड मतलब स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता होता है। रोटेशन मैंने आपको बताया ना, स्कूल एग्जाम में बड़े लिमिटेड आर्टिकल आते हैं रोटेशन में, कंपटीशन में इसका हर एक पॉइंट हर एक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल करने के लिए। तो आज जो हम कुछ टॉपिक्स कर रहे हैं वो स्कूल एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो मैं अभी आपको टॉपिक करा रहा हूं। ठीक है, एंड दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो क्या है फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम? डायग्राम बनाते हैं, सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी सारी सारी बात, कहीं आपको दिक्कत नहीं होनी है इसके अंदर में। ठीक है, देखो कंडीशंस क्या क्या है। ये रहा एक एक्स एक्सेस, ये रहा मेरे पास एक y axis, and say this is a point P, और इस पॉइंट P को यहां से यहां हमने ज्वाइन कर दिया, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। से दिस इज माय r वेक्टर। ठीक, ओके। इस पॉइंट पे मोमेंटम बनाने के लिए मैं कोई भी एक यहाँ पे वेक्टर बना दे रहा हूं, एंड से दिस इज माय p वेक्टर। इसके अगर मैं कंपोनेंट्स ब्रेक करूंगा एंड लेट इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ इट, तो अगर मैं कंपोनेंट ब्रेक करूंगा तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा एंड दिस इज आल्सो थीटा, और एक कंपोनेंट इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको हम कहेंगे पी रेडियल और इसको मैं क्या कहूंगा, पी टेंजेंशियल। सबको आपको पता है मैंने रेडियल और टेंजेंशियल का कंसेप्ट पढ़ा रखा है। बेटा बात समझ आ रही है? कुछ आना बोलो, बिल्कुल शांत होकर बैठे हो, मुझे समझ नहीं आ रही बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं। यहाँ तक सारी बात क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, अब देखो, हमें तुमने देखा होगा टॉर्क निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हमें जरूरत पड़ती है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालने के लिए। तो यहां से मैंने इसको थोड़ा इधर एक्सटेंड कर दिया, इधर की तरफ, और इसको भी थोड़ा इधर एक्सटेंड कर दिया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। एंड से दिस पॉइंट इज माय n एंड दिस डिस्टेंस इज माय d। ये पॉइंट n है, ये डिस्टेंस मेरे पास d है। ठीक है, डायग्राम पूरी तरह से क्लियर है? अगर तुम कुछ लिखना चाहो, कुछ समझना चाहो तो मैं लिख दे सकता हूं, अदरवाइज मैं सीधे ये पॉइंट O है और मैं यहां से जो मैंने कंस्ट्रक्शन की है मैं ये लिख दे रहा हूं। तो ON is a perpendicular to the line of action of linear momentum, to the line of action of linear momentum P, ठीक है।
नाउ इन द राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन पी, अगर आप ये ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ओ एन पी, तो इसके अंदर आप क्या देखोगे, वी गेट ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा क्या होगा डायग्राम में बताओ, ओ एन अपॉन ओपी, ओ एन अपॉन ओपी, है ना। सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू ओ एन के जगह पर क्या होगा, डी अपॉन ओपी के जगह पर होगा क्या होगा, आर, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। हमने डी को आर के टर्म्स में लिख लिया, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मैंने पहले ही बोला है, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ओ, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट आर्म ऑफ द मोमेंटम। ठीक, तो हमने डी की वैल्यू लिख ली सिंपली। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, नाउ तो L इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, L इज इक्वल टू होता है आर पी साइन थीटा, हमने पहले सीख रखा है। आर के जगह हम नया टर्म लिख सकते हैं, सॉरी पहले मैं P लिख देता हूं, दिस इज P, और R के जगह पर हम नया टर्म लिख सकते हैं, ये R, यहाँ दोनों R का फर्क है, ये R का मतलब D होना चाहिए यहाँ पर, दैट इज योर R साइन थीटा, दिस इज, ये D है R साइन थीटा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ आर क्रॉस पी, और ये कंफ्यूज मत होना, ये डायग्राम वाला आर नहीं है, ये फॉर्मूला का आर है, दिस इज फ्रॉम द फॉर्मूला। तो पी आर साइन थीटा, ठीक है। तो इसी चीज को मैं अरेंज करके क्या लिख सकता हूँ, पी इंटू डी। हाँ, अब यहाँ से बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ से साफ दिख गया, यहाँ से मैंने प्रूफ कर दिया कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू पी इंटू डी हो जाएगा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। ये डायग्राम से यहाँ से बात क्लियर हो गई। ये एक पहली चीज हमने दिखा दी कि किस तरह से एंगुलर मोमेंटम जो है वो लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है। और एक चीज और यहाँ से बड़ी क्लियर है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक इसके रेडियल कंपोनेंट की वजह से होगा और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से होगा। तो मैं अगर दोनों को देखना चाहूँ, ठीक है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। तो इसी में जरा ये भी देख लो और इसको भी समझ लो, कंक्लूड कर लेना बाद में बेटा, कहीं पे कोई पॉइंट में परेशानी हो तो मुझे बता देना। पी आर इज द radial component of momentum, component of momentum, and p theta, या नहीं हमने क्या लिखा था वहां पे, इसको pt is the tangential component of momentum, है ना। ये क्या हो गया, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक। और ये तो मुझे देख के सोच के जरा बता दो कि रेडियल कंपोनेंट की वजह से एंगुलर मोमेंटम होगा या टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से एंगुलर मोमेंटम होगा, ये हमने मतलब पहले भी सिखा रखा है ये बात, टेंजेंशियल, बिल्कुल, है ना। तो सो द टेंजेंशियल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो मैं इसको इसी में यहीं पे सीधे लिख देता हूं बिना कुछ बोले कि द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम
is responsible for angular momentum? Is responsible for angular momentum. ठीक है ना? तो ये ही केवल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पूरी बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है पूरी तरह से? एक और स्कूल एग्जाम का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, वो भी मैं आपको आज करा देता हूं। दैट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम या सॉरी रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। बार बार लीनियर मोमेंटम बोलने की आदत है तो गलती से मुंह से निकल गया। ये बहुत बार स्कूल एग्जाम में आपके आता होता है। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। आज हमने थोड़े थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन की, फिर हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर भी आएंगे। ओके, कुछ चीजें मैंने सिखा रखी है, उन्हीं चीजों को हमने दोबारा यूज करना है। अभी हमने सीखा है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम के केस में अगर हम देखें, दिस इज फॉर टॉर्क, और दूसरा अगर देखें एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम के केस में क्या बनेगा, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, अच्छा ये दो इक्वेशंस हैं। पहले क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के साथ। नाउ डिफरेंशिएशन सबको याद है बेटा? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, क्या बनेगा बताओ, dl by dt is equal to d by dt r क्रॉस p। अच्छा, a इंटू बी का फॉर्मूला याद है मल्टीप्लीकेशन, सॉरी क्रॉस, सॉरी डिफरेंशिएशन में, कि फर्स्ट क्वांटिटी बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड क्वांटिटी, फिर सेकंड क्वांटिटी बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी। याद है ना बेटा? यस सर। कर लेते हैं इसी तरह, dl by dt is equal to r वेक्टर बाहर dp by dt प्लस p वेक्टर बाहर dr by dt। देखो तो सही लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है बेटा? क्रॉस डाल दो। यस सर। अब फॉर्मूला जरा बता दो, ये आपने मैंने सिखाया हुआ है आप लोग को, आर क्रॉस dp by dt का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज फोर्स। अरे यार, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और ये p क्रॉस dr by dt क्या बनेगा बेटा, वेलोसिटी बनेगी। देखो तो, ये जो नेक्स्ट स्टेप लिखा है सबको क्लियर है? यस सर। अब सबको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑलवेज गिव्स यू फोर्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर गिव्स यू द वेलोसिटी। नाउ सी, अब एक स्टेप और लिखूंगा और प्रूफ हो जाएगा। तो dl by dt इज इक्वल टू r क्रॉस f एज इट इज रह गया। अच्छा, p क्रॉस v का मतलब क्या होगा? इसको मैं अलग से लिखता हूँ, मोमेंटम इनटू वेलोसिटी। इसको खोल देता हूं मैं, वेक्टर फॉर्म से स्केलर फॉर्म में लिखता हूं, तो ये pv साइन थीटा होगा। बोलो तो बेटा सही है गलत है? क्रॉस पोर्ट में साइन थीटा ही होता है। अच्छा मेरे को बताओ, एक पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो उसके मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के सेम होगी या अपोजिट होगी, या किसी और डायरेक्शन में होगी? यार तुम मूव कर रहे हो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो तुम्हारे मोमेंटम की डायरेक्शन तुम्हारे वेलोसिटी की डायरेक्शन के तरफ होती है कि नहीं होगी? बोल नहीं रहे यार।
अरे यार कैसी बात कर रहे हो, देखो यहाँ ये कोई पार्टिकल है, ये इधर मूव कर रहा है, तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की होगी या नहीं होगी? यस सर। Yes, sir. हमेशा ही वेलोसिटी की डायरेक्शन और मोमेंटम की डायरेक्शन सेम होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन जीरो लिख दिया, साइन जीरो इज जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। तो dl by dt will give you r cross f because the direction of momentum and velocity is same. ये इसकी एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ, थीटा जीरो क्यों लिखा, डायरेक्शन ऑफ momentum and velocity is same. ठीक है, और r क्रॉस f हम सबको पता है क्या होता है, टॉर्क होता है। तो dl by dt इज इक्वल टू टॉर्क, है ना, dl by dt क्या हो गया, टॉर्क हो गया। तो ये रिलेशन आ गया, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि hence we can say that hence the torque acting on a particle is equal to its rate of change of angular momentum. Is equal to its rate of change of angular momentum. तो क्या लिख सकते हो तुम इसको, टॉर्क इज इक्वल टू dl by dt, जैसे फोर्स इज इक्वल टू लिखा गया था dp by dt, सिमिलरली टॉर्क इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, dl by dt। देखो बेटा पूरी बात समझ आ गई, स्टेप बाय स्टेप इसको नोट डाउन कर लो, किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, फिर हम इसके आगे चलते हैं। यहां तक कोई डाउट हो बताओ बेटा। क्लियर है पूरी तरह से? यस सर। ठीक, सबने हर एक स्टेप को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लिया है? एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को खुद से तुम लोग करोगे, थ्योरी की बहुत सारी डिस्कशन कर ली, एक क्वेश्चन भी किया जाए। A particle of mass m is released from point P at x is equal to x naught on the x-axis. On the x-axis from origin O. From origin O and falls vertically along the y-axis. Vertically along the y-axis as shown in figure. ठीक है, देखो जरा कैसे, ये एक पॉइंट है, एक एक्सेस इधर बना दी और एक एक्सेस इधर बना दी, वो एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और
यहां से यहां पे कोई पॉइंट रहा होगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट का, ठीक है, एंड से दिस पॉइंट इज P, और ये यहां से ऐसे सीधे नीचे आ गया, जो बुक में डायग्राम दिया हुआ है मैं वही बना रहा हूं, एंड दिस पॉइंट इज Q। ये R वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, और इस पे नीचे एक फोर्स लग रही होगी mg फोर्स की वजह से नीचे आ गया ना। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट P से रिलीज हुआ एट x इज इक्वल टू x नॉट ऑन द x एक्सिस फ्रॉम O एंड फॉल्स वर्टिकली अलोंग y एक्सिस एज शोन इन द फिगर। ये डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि यहां से इसको रिलीज किया गया, यहां से जैसे छोड़ोगे फिर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और यहाँ आ गया। अपने वेट की वजह से ये नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा है। क्या क्या निकालना है इसके अंदर? Find the torque acting on the particle. Torque acting on the particle. Particle पे कितना टॉर्क लग रहा? Acting on the particle at a time t. At a time t, when it is at Q with respect to O. When it is at point Q, ये कहां पर है? It is at point Q with respect to O. With respect to O. O के रेस्पेक्ट में, with respect to O. O के रेस्पेक्ट में ये इस पॉइंट पर है। पहली चीज निकालनी है आपने। दूसरी, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम L ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट O। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, L of the particle about O at this time. And third, इस एग्जाम्पल के लिए टॉर्क इज इक्वल टू dl by dt शो करना है। ये पूरा क्वेश्चन है आपके सामने ये, और इसको आप ट्राई करो।